नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हम लोग ईयरली करेंट अफेयर के रिवीजन के सीरीज में फिर से हाजिर हैं। और कल जो है हम लोग अगस्त और सितंबर माह 2024 के प्रमुख घटनाक्रम को देख रहे थे। तो टेक्निकल इशू की वजह से हमारा वीडियो पॉज हो गया था। तो हम लोग अगस्त और सितंबर माह की जो प्रमुख घटनाक्रम थे 2024 में, उसे फिर से लेकर के हाजिर हैं और उसी को देखेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जो अगस्त और सितंबर 2024 की प्रमुख सैन्य अभ्यास और अभ्यास हैं, सैन्य अभ्यास और अभियान, उन्हें देखें तो समुद्री साझेदारी अभ्यास। तो ये किन के मध्य हुआ ये देख लेते हैं हम लोग। तो भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तबर ने भूमध्य सागर में स्पेनिश नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में भाग लिया। तो कहाँ पर हुआ? भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर एक ऐसा सागर है जिसकी सीमाएं जो है या इसका जलीय क्षेत्र जो है ये 3 महाद्वीपों को टच करता है। उत्तर में जब आप देखेंगे तो यूरोप का हिस्सा जो है इसे लगा हुआ है, वहीं पूरब में देखेंगे तो आपको एशिया का हिस्सा मिल जाएगा और दक्षिण में देखेंगे तो आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा लगा हुआ मिल जाएगा। तो भूमध्य सागर 3 महाद्वीपों को के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, यानी जलीय क्षेत्र जो है साझा करता है। तो वहीं पर जो है भारत का आईएनएस तबर जो है भूमध्य सागर में जो स्पेन का जहाज है अटाल्का के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। नाम क्या था? मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए युद्ध अभ्यास 2024 की बात कर लेते हैं। तो युद्ध अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। किसके मध्य? तो भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण हुआ था। कब हुआ था? ये सितंबर 2024 की घटना है। ठीक है, और उस समय जो है जो ये युद्ध अभ्यास हुआ था वो 20वां था। 2004 से प्रतिवर्ष जो है ये युद्ध अभ्यास किया जाता है और भारत और अमेरिका के बीच बारी बारी से यह आयोजित होता है। तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में यह युद्ध अभ्यास हुआ था, 20वां संस्करण था, ये याद रखिएगा। और ये अभ्यास जो है अर्ध रेगिस्तानी वातावरण में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन चार्टर के अध्याय 7 के तहत संयुक्त सैन्य क्षमता और सहयोग को बढ़ाना है। चलिए अगले अभ्यास की बात करें तो अभ्यास वरुण। तो वरुण देवता भी जो है वायु के जो है देवता माने जाते हैं, वरुण देवता। तो ये किसके मध्य हुआ? तो भारत और फ्रांस के मध्य हुआ। नौसैनिक अभ्यास है, वरुण का 22वां संस्करण है। तो अभी हम लोगों ने देखा किसका जो है समुद्री साझेदारी अभ्यास के बारे में देखा, युद्ध अभ्यास के बारे में देखा। युद्ध अभ्यास जो है भारत और यूएसए के मध्य हुआ, 20वां संस्करण था। वहीं वरुण अभ्यास की बात करें तो भारत और फ्रांस के मध्य हुआ, ये 22वां संस्करण है। ये कहाँ पर हुआ? ये भी भूमध्य सागर में हुआ। तो समुद्री साझेदारी अभ्यास जो है भूमध्य सागर में हुआ था और ये भी जो है भूमध्य सागर में आयोजित हुआ। ये संयुक्त अभ्यास या तो हिंद महासागर या भूमध्य सागर में आयोजित किए जाते हैं। तो इस वर्ष जो है भूमध्य सागर में आयोजित किया गया था। इसमें किसने भाग लिया? तो फ्रंटलाइन स्टील्थ ब्रिगेड आईएनएस तबर जहाज से आने वाले हेलीकॉप्टर और LRMR विमान P-81 ने भाग लिया। जबकि फ्रांसीसी पक्ष का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो FS प्रोवेंस ने, पनडुब्बी सुफ्रेन और विमान F-20 ने भाग लिया। अटलांटिक 2 लड़ाकू विमान MB 339 और NH-90 डॉल्फिन हेलीकॉप्टर ने भाग लिया था। तो अभ्यास वरुण कहाँ पर हुआ? भूमध्य सागर में आयोजित हुआ, भारत और फ्रांस के मध्य। और यह जो है एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। बस इतना ही याद रखिएगा। इस बार 22वां संस्करण था।
चलिए, ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास। तो ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास जो है इंडियन एयरफोर्स और रॉयल ओमान वायुसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है और ईस्टर्न ब्रिज का ये 7वां संस्करण था। ओमान के समीरा एयरबेस में आयोजित हो रहा है। ये सितंबर 2024 की घटना है, तो हो चुका है। ठीक है, और इसमें जटिल हवाई युद्धाभ्यास, हवा से हवा और हवा से जमीन पर होने वाले ऑपरेशन एवं लॉजिस्टिक समन्वय शामिल होंगे। तो ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास किसके मध्य? इंडियन एयरफोर्स और रॉयल ओमान वायुसेना के मध्य हुआ। 7वां संस्करण था। कहाँ पर हुआ? ओमान के समीरा में। ठीक है, समीरा एयरबेस में। चलिए, अगले युद्ध अभ्यास की बात करें तो विष्णु युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो नेशनल वन हेल्थ मिशन यानी NOH के तत्वाधान में महामारी संबंधी तैयारियों का आकलन करने के लिए 27 अगस्त से 31 अगस्त 2024 के दौरान राजस्थान के अजमेर जिले में एक व्यापक राष्ट्रीय मॉक ड्रिल विषाणु युद्ध अभ्यास, वायरस युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। यहाँ पर विष्णु नहीं, विषाणु युद्ध अभ्यास होगा। ठीक है, तो ये इंडिया की तरफ से है। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो भारत और ओमान के बीच में हुआ अल नजाह नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था। इस वर्ष जो 2024 में आयोजित हुआ वो 5वां संस्करण था। कब से कब तक हुआ? तो 13 से 26 सितंबर ओमान के सलालाह में आयोजित किया गया। तो ओमान के सलालाह में क्या आयोजित किया गया? संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नहाज। किसके मध्य? तो भारत और ओमान के मध्य। और इस वर्ष जो है 2024 में जब यह आयोजन हुआ था तो ये 5वां संस्करण था। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है अगस्त और सितंबर माह में जो प्रमुख चर्चित पुस्तकें थीं उसके बारे में देख लेते हैं। तो तेल से लिथियम तक ऊर्जा के भविष्य की दिशा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लिथियम की बात हो रही है। तो कुलदीप गुप्ता द्वारा जो है लिखा गया ये बुक है, तेल से लिथियम तक ऊर्जा के भविष्य की दिशा। तो तेल से लिथियम तक ऊर्जा के भविष्य की दिशा प्रकाशित की गई है और यह जो है तेल और अन्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की वर्तमान स्थिति, उनकी सीमाएं तथा पर्यावरण पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डालती है। इस पुस्तक में सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय स्रोतों की संभावनाएं एवं उन्हें अपनाने की दिशा में उठाए जाने वाले कदम के बारे में चर्चा की गई है। तो ये पुस्तक याद रखिएगा, तेल से लिथियम तक ऊर्जा के भविष्य की दिशा, किसके द्वारा? कुलदीप गुप्ता के द्वारा। अगले बुक की बात करें तो द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन्स। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन्स, किसके द्वारा? तो MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की चेयरपर्सन है कौन? सौम्या स्वामीनाथन। तो सौम्या स्वामीनाथन की ये बुक है। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति से संबंधित हैं, उनके नाम पर जो है ये फाउंडेशन स्थापित किया गया है। तो द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन, तो यह जो है इसका अनावरण किया गया। ठीक है, और यह जो है डॉक्टर कल्पना शंकर की आत्मकथा है। तो ये कल्पना शंकर कौन थी? ये पूर्व मुख्य वैज्ञानिक थी और उन्हीं के नाम पर ये बुक है। चलिए, चर्चित स्थल की बात करें तो इटली का सिसिली तट। तो इटली का सिसिली तट पर जो है वाटर स्पाउट की वजह से आए एक भयंकर तूफान के कारण चर्चा में रहा। वाटर स्पाउट क्या होता है? तो वायु और धुंध का एक घूमता हुआ स्पाउट होता है जो जल के ऊपर बनता है। यह बवंडर की तुलना में कम तीव्र होता है और आम तौर पर लगभग 5 से 10 मिनट तक बना रहता है। तो इटली का सिसिली द्वीप जब आप भूमध्य सागर को देखेंगे तो वहाँ पर जो है आपको इटली का सिसिली द्वीप जो है आपको दिख जाएगा। सिसिली
है क्या, तो सिसिली भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप है जो दक्षिणी इतालवी प्रायद्वीप पर स्थित है। यह एगादी, पिलारी, पेगाली, पेलागी और पेंटेलेरिया द्वीपों के साथ इटली के एक स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा है। सिसिली की राजधानी क्या है, तो पलेर्मो वहाँ की राजधानी है। और यह जो है, यह द्वीप सबसे बड़ा शहर भी है। पलेर्मो नाम से शहर जो है इस द्वीप का सबसे बड़ा शहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, तो फिलाडेल्फिया गलियारे पर इजरायली प्रधानमंत्री नियंत्रण करना चाहते हैं, तो इसलिए वह चर्चा में था और ये सितंबर 2024 की घटना है। तो इजराइल और हमास युद्ध के कब्जे के बाद राफा क्रॉसिंग भी इसमें शामिल है और यह जो है 14 किलोमीटर लंबी भूमि की पट्टी है जो गाजा और मिस्र के बीच सीमा क्षेत्र का संपूर्ण प्रतिनिधित्व करती है। इसमें राफा क्रॉसिंग शामिल है और यह भूमध्य सागर से लेकर के इजराइल के साथ केरेम शालोम क्रॉसिंग तक जाती है। तो फिलाडेल्फिया जो कॉरिडोर है वो कहाँ पर अवस्थित है, गाजा और मिस्र के बीच जो है ये 14 किलोमीटर की एक पट्टी है। सुवेलुच ज्वालामुखी, तो सुवेलुच ज्वालामुखी कहाँ का है, तो ये रूस के पूर्वी तट पर जो है ये अवस्थित है। तो यहाँ पर 7.0 तीव्रता का भूकंप आने के बाद सिवलुच ज्वालामुखी फट गया था और इसके अतिरिक्त कुरिल द्वीप पर स्थित एबोको ज्वालामुखी से भी वायुमंडल में राख निकली। तो ये जो है एबोको ज्वालामुखी और सिवेलुच ज्वालामुखी ये दोनों कहाँ पर अवस्थित है, ये दोनों रूस में अवस्थित है कुरिल द्वीप पर। तो सिवेलुच ज्वालामुखी रूस के कामचटका प्रायद्वीप में एक बड़ा और सक्रिय ज्वालामुखी है। शिखर पर एक विस्तृत कॉल्डेरा जो जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी है, तो जब ये मैग्मा जो है बाहर आता है तो ये इस तरीके से निकलता जाता है मैग्मा, ठीक है, और लावा बनता है। लेकिन जब यहाँ पर एक गड्ढा नुमा जो है आकृति बन जाए, इस प्रकार से समझ लीजिए आप, इस तरीके से जब बन जाए तो इसी को बोलते हैं, जब बड़ा रूप धारण कर ले तो इसी को बोलते हैं काल्डेरा। तो यहाँ पर शिखर पर एक विस्तृत काल्डेरा अवस्थित है जो पिछले विस्फोट के दौरान बना हुआ है। तो सिवेलुच ज्वालामुखी रूस के कामचटका प्रायद्वीप में एक बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। चलिए सितंबर माह की प्रमुख जो दिवस हैं उसे देख लेते हैं। तो 1 से 7 सितंबर के बीच पोषण सप्ताह मनाया जाता है। 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, 11 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस जो भारत में मनाया जाता है और 14 सितंबर आने वाला है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदू दिवस कब मनाया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में आए दिन आता ही है। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस। 20 सितंबर को रेलवे पुलिस बल स्थापना दिवस। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस यूएन के द्वारा मनाया जाता है। और 24 सितंबर को विश्व सफाई दिवस। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती। 26 सितंबर को विश्व मूक बधिर दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस और 30 सितंबर को बैंकों की अर्धवार्षिक लेखा बंदी दिवस। ये कुछ प्रमुख दिवस थे सितंबर माह में। चलिए जो सितंबर, अगस्त और सितंबर में जो प्रमुख पुरस्कार की घोषणा की गई उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पुरस्कार में पहला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार। तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, ये 24 की घटना है, 2024 की, तो वहाँ के जो भारत के केंद्रीय पर्यावरण
वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री। इन दोनों ने क्या किया, जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस यानी स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 प्रदान किए। अब इसमें कौन कौन से जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार में कौन कौन से राज्य अग्रणी थे उन्हें देख लेते हैं। तो इन्हें जनसंख्या के आधार पर 3 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राष्ट्रीय स्वच्छ वायु अभियान शहरों को प्रदान किया गया। तो श्रेणी फर्स्ट में बात करें तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर इसमें शामिल किए जाते हैं। और इसमें कौन विजेता रहा, तो सूरत, जबलपुर और आगरा जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तीसरे पायदान पर श्रेणी 2 में जो 3 से 10 लाख के बीच जनसंख्या होती है उसे श्रेणी 2 में रखते हैं। तो इसमें फिरोजाबाद जो उत्तर प्रदेश का है, अमरावती और झांसी। तो झांसी और अमरावती ये दोनों उत्तर प्रदेश के हैं और अमरावती। श्रेणी 3 में 3 लाख से कम जनसंख्या वाले रायबरेली जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, नलगोंडा और नालागढ़। तो ये जो है मुख्य रूप से आप जो है विजेता शहर की सूची देख सकते हैं। चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024, तो एशिया के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से जापानी फिल्म निर्देशक और स्टूडियो घिबली के सह संस्थापक हायायो मियाजाकी को सम्मानित किया गया। तो जो पिछले वर्ष था, जो देख रहे होंगे कि जो घिबली था वो मुख्य रूप से चर्चा में था और उन्हीं के संस्थापक हायायो मियाजाकी को ये दिया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से देश हैं किन्हें दिया गया, तो कर्मा फुत्सो भूटान देश के हैं। इन्होंने 1999 में लोदेन फाउंडेशन की स्थापना की। गुयेन थी नगोय फुओग जो वियतनाम के हैं, वियतनाम युद्ध के दौरान डॉक्टर के रूप में काम किया था। फरवीजा रहमान जो वियतनाम की हैं, ल्यूजर इकोसिस्टम के विनाश को देखते हुए हाका की स्थापना की। मियाजाकी हायायो जो जापान के हैं, स्पिरिटेड अवे जैसी फिल्में निर्देशित करने के लिए समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। और रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट जो थाईलैंड के हैं, रूरल डॉक्टर्स सोसाइटी और रूरल डॉक्टर फाउंडेशन शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए थाई डॉक्टरों का एकीकृत संगठन है। चलिए अगले पुरस्कार की बात करें तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, तो ये किसके सम्मान में दिया जाता है, नर्सों को ये दिया जाता है। तो भारत की राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक सेवा में उनके अनुकरणीय योगदान को मान्यता देते हुए 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया था। पुरस्कार की मान्यता क्या है, तो यह राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1973 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नर्सिंग कर्मियों को सम्मानित करने के लिए की गई थी। तो स्थापना 1973 में हुई थी, ये याद रखिएगा। यह पुरस्कार केंद्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों और स्वैच्छिक संगठनों में कार्यरत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नर्सिंग कर्मियों को दिया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में मेरिट प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और मेडल दिया जाता है। चलिए खेल घटनाक्रम की बात करें तो खेल घटनाक्रम में राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 और रीसेट कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके सम्मान में, मेजर ध्यानचंद की जयंती। और मेजर ध्यानचंद कौन थे, ये हॉकी के प्लेयर थे। तो इसी दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 मनाया गया था और इसका उद्देश्य सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रेरित करना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और एथलीटों की उपलब्धियों का सम्मान करना। राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 पर सरकार ने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण यानी रीसेट, रिटायर्ड स्पोर्ट पर्सन
एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में रीसेट नाम दिया गया, उस कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। अब ये जो रीसेट कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करके उन्हें अधिक रोजगार योग्य बनाया जाए। ऐसे सेवानिवृत्त एथलीट जिनकी आयु 20 से 50 वर्ष के बीच है, जो अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं या राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर प्राप्त हैं, रीसेट कार्यक्रम के तहत आवेदन कर सकते हैं। और यह जो है 2 स्तरों पर होगी, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 2 स्तरों पर होगी, अर्थात कक्षा 12वीं या और उससे ऊपर तथा कक्षा 11वीं उससे नीचे। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान जो है ग्वालियर इस कार्यक्रम को लागू करने वाला अग्रणी संस्थान होगा। चलिए, अब ये हम लोग पिछले जो सेशन था, पिछले से पिछले सेशन वाले में पेरिस ओलंपिक के बारे में देखे थे। अब यहाँ पर हम लोग पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 के बारे में बात करेंगे। तो ये जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया था, और पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ था, तो 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के दौरान किया गया था। इसमें विश्व भर से लगभग 4400 एथलीट शामिल हुए थे। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 के शुभांकर का नाम ओलंपिक फ्रीज रखा गया था, और यह जो है ये ट्रेडिशनल स्मॉल फ्रीजियन कैप पर आधारित है। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब ओलंपिक और पैरालंपिक ओलंपिक खेलों दोनों के लिए एक ही प्रतीक का इस्तेमाल किया गया था। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत की बात करें तो भारत ने 84 पैरा एथलीटों का प्रतिनिधित्व भेजा था, और 12 स्पर्धाओं, जैसे टोक्यो 2021 में 9 स्पर्धाओं में भाग लेते थे, इस बार जो है 12 स्पर्धाओं में भाग लिए। इसमें पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो जो है नए खेल शामिल हुए। तो ये याद रखिएगा, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग, ब्लाइंड जूडो ऐसे खेल थे जो पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में पहली बार शामिल हुए थे। पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए सुमित अंतिल, ठीक है, और भाग्यश्री यादव को भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था, ठीक है। और समापन में ध्वजवाहक कौन थे? हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल थे। अब देखिए, पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय पदक विजेताओं की सूची देख लीजिए। तो अवनी लेखरा 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीती थी। वहीं मोना अग्रवाल 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीती थी। प्रीतिपाल जो है, जो समापन समारोह में ध्वजवाहक थी, वो महिला 100 मीटर में कांस्य पदक जीती थी। मनीष नरवाल 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीते थे। रूबीना फ्रांसिस महिला जो 10 मीटर में एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीती थी। प्रीतिपाल महिला 200 मीटर में कांस्य पदक जीती थी। तो प्रीतिपाल 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में कांस्य पदक जीती थी। निषाद कुमार की बात करें तो पुरुष हाई जंप में रजत पदक, योगेश कथुनिया जो है डिस्कस थ्रो में रजत पदक, नितेश कुमार पुरुष एकल में स्वर्ण जीते थे। वहीं सुमित अंतिल, ये काफ़ी चर्चा में थे, इन्होंने भी स्वर्ण जीता था पुरुषों का जेवलिन थ्रो में, ठीक है। और इसमें शरद कुमार की बात करें तो पुरुष ऊंची कूद में रजत पदक जीते थे। हरविंदर सिंह पुरुष इंडिविजुअल रिकवर्स में जो है इन्होंने स्वर्ण जीता था। धर्मवीर ने पुरुष क्लब थ्रो में स्वर्ण जीता था। प्रवीण कुमार पुरुष हाई जंप में स्वर्ण जीता था। ये कुछ डेटा है, आपको याद होना चाहिए। नवदीप सिंह पुरुष भाला फेंक में स्वर्ण जीता था। तो जो ओलंपिक गेम था उसमें स्वर्ण तो नहीं आ पाया था, रजत आ पाया था, लेकिन नवदीप सिंह ने जो है ये स्वर्ण जीता था। पेरिस 2024 पैरालंपिक पदक तालिका की बात करें तो जो चाइना है, चीन 220 कुल पदकों के साथ पहले स्थान पर था। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन का नंबर है 124 पदक के साथ, यूएसए 105वें स्थान पर था, और भारत जो है 18वें स्थान पर था 29 पदक के साथ।
चलिए अगले खबर की ओर बढ़ें। तो अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था? दुनीत वेलालागे को और हर्षिता समर विक्रमा को जो है अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। विद्या रामराज, तो विद्या रामराज जो है 400 मीटर बाधा दौड़ में 39 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था और इन्होंने 63वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में क्या किया? 39 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। इन्होंने क्या किया? 56.23 सेकेंड में यह दौड़ पूरी की और जो पहले जो है 56.80 सेकेंड में ये अपना पिछला रिकॉर्ड बनाई थी। 1985 में दिग्गज भारतीय एथलीट पीटी उषा ने यह रिकॉर्ड बनाया था 56.80 का। ठीक है, ये पीटी उषा का है। इसी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जो विद्या रामराज हैं इन्होंने क्या किया? इसे 56.23 सेकेंड में पूरा किया। चलिए अब देख लेते हैं एक विविध के रूप में। तो विविध के रूप में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पर खोजा गया? तो बोत्सवाना में खोजा गया। बोत्सवाना है कहाँ? अफ्रीका में है या दक्षिण अफ्रीका में है? कहाँ पर है? तो बोत्सवाना कहाँ पर है? अफ्रीका में है। तो कोरोवे डायमंड माइन में ये खोजा गया है। इसका जो वजन है 2492 कैरेट के, मतलब ये शुद्धता मापी जाती है कैरेट में, इतने कैरेट का है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। और जो सबसे बड़ा हीरा था वो क्या था? उसका नाम कुलीनन हीरा था, जिसका वजन 3106 कैरेट का था, जो 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था। इस हीरे को मेगा डायमंड रिकवरी एक्सरे ट्रांसमिशन तकनीक का उपयोग करके पुनर्प्राप्त किया गया था, जो बड़े हीरे की पहचान और संरक्षण को बढ़ावा देता है। बोत्सवाना एक प्रमुख हीरा उत्पादक देश है। बोत्सवाना के सकल घरेलू उत्पाद का यानी जो जीडीपी है वहाँ की, वो 30% जीडीपी जो है हीरा उत्पादन पर ही निर्भर रहती है और जिसके निर्यात का 80% भाग जो है हीरा है और मुख्य रूप से हीरा ही निर्यात किया जाता है। 80% आप देख रहे हैं किस तरीके से निर्यात किया जाता है। भारत के कुछ प्रमुख हीरा उत्पादित स्थान की बात करें तो पन्ना बेल्ट जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है, वज्रकरूर किम्बरलाइट पाइप और कृष्णा नदी बेसिन जो आंध्र प्रदेश में है, ये हीरा उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। पॉलिशिंग और कटिंग उद्योग जो है सूरत में अवस्थित है। नवसारी, अहमदाबाद और पालमपुर में केंद्रित है। चलिए अगले जो है खबर की ओर बढ़ें तो टाइफून यागी। तो टाइफून यागी जो है ये फिलीपींस, चीन, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और विशेष रूप से वियतनाम इससे प्रभावित हुए थे। यह सितंबर 2024 तक एशिया में आने वाला सबसे बड़ा शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात था और हरिकेन बेरिल यानी अटलांटिक महासागर के बाद विश्व का दूसरा सबसे शक्तिशाली चक्रवात था। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी फिलीपीन सागर में एक उष्णकटिबंधीय तूफान यानी 63 किलोमीटर प्रति घंटे तक की वायु की गति के रूप में हुई थी, जो 260 किलोमीटर प्रति घंटे की वायु की गति के साथ श्रेणी 5 टाइफून में बदल गया था। तो टाइफून या यूँ कहें कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में पिछली जो मंथ का जो सीरीज था उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था। तो टाइफून जो होता है या जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है उसके लिए क्या होता है, आवश्यक दशाएं क्या होती हैं? तो तापमान जो है, जलीय क्षेत्र का तापमान जो है या आगाध सागर का तापमान जो है वो 27 डिग्री से एबव होना चाहिए। साथ ही साथ कोरियालिस बल की उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, और जो प्रेशर बेल्ट है वो क्या है, उसकी अनुपस्थिति होनी चाहिए। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारक होते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था जो हमारा इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर मान लीजिए, तो जो ये चक्रवात है
जो इक्वेटर के नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज और साउथ में, इक्वेटर के साउथ में क्लॉकवाइज दिशा में चलता है। तो ये लो प्रेशर, ये बीच में इसका लो प्रेशर होता है और कुछ इस प्रकार से ये आगे बढ़ता है। ठीक है। भारत सरकार द्वारा वियतनाम, लाओस और म्यांमार को सहायता प्रदान की गई थी और इसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया था। ऑपरेशन सद्भाव भारत की दीर्घकालिक एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप आसियान क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत के योगदान देने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। उच्च गति के टाइफून के कारण 1850 के बाद से वैश्विक औसत समुद्री सतह के तापमान में लगभग 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड और पिछले 4 दशकों में लगभग 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। तो ये था अगस्त-सितंबर 2024 की प्रमुख घटनाक्रम के बारे में। अब हम लोग सितंबर और अक्टूबर 2024 के प्रमुख घटनाक्रम के बारे में देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।